आप सोचते होंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाली नॉर्मलाइजेशन डील का क्या बना। इतनी मेहनत से जो चाइना इन दोनों ममालिक को करीब लाया था और रईसी के दौर में सऊदी अरेबिया के साथ इनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल हुए थे। मोहम्मद बिन सलमान और रईसी की रेगुलर फ़ोन कॉल्स भी शुरू हो गई थी और हमने देखा था कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और फ़लस्तीन के मसले के बाद रईसी और MBS कांस्टेंट राब्ते में थे और दोनों ने एक दूसरे से यही डिस्कस किया था कि इस मसले का पीसफुल हल निकलना चाहिए। लेकिन वो बातचीत कहाँ गई? अब तो रईसी भी इंतकाल कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया इस वक्त ईरान के बारे में क्या सोच रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी मौजूदा जो सूरत हाल है वो क्या है। मोहम्मद मुखबर ने अभी टेलीफोन किया है मोहम्मद बिन सलमान को और उन्होंने इनविटेशन दी है कि आप ईरान का विज़िट करें। मोहम्मद मुखबर जो ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं रईसी के बाद, वो अब डिप्लोमेटिक राब्ते बहाल कर रहे हैं बाकी ममालिक से और जो पहली कॉल्स की हैं उसमें उन्होंने MBS से रब्ता किया है। और मोहम्मद मुखबर ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि बहुत सी चीज़ें जो पेंडिंग है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान उनको कंप्लीट किया जाए। हमने देखा था कि ये नॉर्मलाइजेशन डिस्कशंस का आगाज़ हुआ बीजिंग में सऊदी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान। उसके बाद दोनों मुल्कों के सफारत खाने खुले एक दूसरे के मुल्कों में। फिर दोनों ममालिक ने अपने अपने एम्बेसडर्स तैनात किए और बात थोड़ी सी आगे चली। लेकिन मिडल ईस्ट में 7 अक्टूबर के बाद जो नया क्राइसिस खड़ा हुआ है उसने इन दोनों ममालिक के दरमियान इक्वेशन को काफ़ी उलझा कर रख दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद मुखबर से जो बातचीत की है उसमें उनका क्या ख्याल है दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशन के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस्लामी दुनिया के लिए भी इन दोनों का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। दोनों लीडर्स ने बातचीत की रईसी के किरदार के हवाले से जो उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया था सऊदी अरब और ईरान की नॉर्मलाइजेशन में। उनकी सदारत में ये सब कुछ शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं उनको भी क्रेडिट जाता है। मोहम्मद मुखबर ने MBS को बताने की कोशिश की कि हमारी गवर्नमेंट भी उसी तरह उन पॉजिटिव पॉलिसीज़ को लेकर चलने की कोशिश करेगी जिससे खित्ते में अमन आए और रीजन में जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ मिलकर चला जाए डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के तनाजुर में। और इस हवाले से ईरानियन मीडिया की बात करें, इस फ़ोन कॉल के बाद वो बढ़ चढ़ कर लिख रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानियन प्रेसिडेंट की दावत कबूल कर ली है कि वो ईरान का विज़िट करेंगे। ये इसलिए बहुत बड़ी ख़बर है कि पिछले 20 सालों में इस तरह की कोई इंगेजमेंट नहीं हुई दोनों ममालिक के दरमियान। 7 साल पहले तो इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ गया था उनमें, लेकिन 20 सालों से कोई बड़ा इनका जो ऑफिशियल है उसने विज़िट नहीं किया एक दूसरे के कंट्री का। तो ये अब बहुत ज़रूरी है और ईरान भी इस वक्त बहुत कोशिशें कर रहा है कि ये ऑप्टिक्स दिखाए वेस्टर्न वर्ल्ड को कि देखो आपका एक इम्पॉर्टेंट एलाय हमारे मुल्क में खड़ा हुआ है। और इसमें कुछ सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है। सऊदी अरब भी तकरीबन इसी किस्म का पैगाम देना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड को। अब वो दौर गए जब हम आपसे मुशावरत करके चीज़ों को आगे लेकर चलते थे, जब हम आपसे पूछते थे कि ईरान से कैसे ताल्लुकात कायम रखने हैं, जब हम आपसे पूछते थे कि इराक़ से कैसे ताल्लुकात कायम रखने हैं और जब हम आपसे मशवरा करते थे कि कितना तेल निकालना है और कितना नहीं। अब तो आपको पता है कि ऑयल सप्लाईज़ के हवाले से भी सऊदी अरब की जो क्लोज़र कोऑपरेशन है वो रूस के साथ है जो कभी अमेरिका के साथ हुआ करती थी। और OPEC प्लस में इन दोनों ममालिक ने अमेरिका को कई बार झंडी दिखाई है, सऊदी अरब और रूस ने, कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल की सप्लाईज़ करेंगे। जो आप हमें डिक्टेशन देने की कोशिश करते हैं हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से मार्केट के असूलों को देखते हुए ऑयल की सप्लाई करेंगे। 2022-23 का ट्रेंड देखें तो अमेरिका रशिया यूक्रेन जंग के तनाजुर में ज़्यादा ऑयल की सप्लाईज चाहता था। 3 बार MBS ने शटअप कॉल दी अमेरिका को कि हम ऑयल की सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते और ये MBS ने पुतिन के साथ मिलकर किया। तो इसी तरह अब MBS अपनी फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ईरान के साथ जो इनकी इंगेजमेंट थी ये एक बहुत बड़ा सबूत थी, वो भी चाइना के साथ मिलकर, और अमेरिका को पैगाम दिया था कि भाई अब आपकी हुक्मरानी के दौर गए, अब हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीरिया के बशार अल असद से भी हाथ मिलाया और हुसी से भी।
यमन के जो हुसीज़ हैं अंसारुल्लाह, उनसे भी निगोसिएशंस का आगाज़ कर दिया था। इसलिए इन दोनों मुल्कों में ख्वाहिश तो है, सऊदी अरब और ईरान में, कि आपस में इंगेजमेंट की जाए और वेस्ट को एक मजबूत पैगाम दिया जाए कि जो तफरकाबाजी की तुम कोशिशें करते हो, जो हमें लड़वा कर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हो, हम उस पर नहीं चलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट चाइना को जाता है, जिसने इनको ये चीज़ सिखाई है कि भाई इकॉनमी पर फोकस करो, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी पर फोकस करो, रीजनल अलाइंसेस पर फोकस करो। बहुत से मुल्क हैं रीजन के जो ये बात समझ गए हैं और बहुत से नहीं समझे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मसाइल आ कहाँ पर रहे हैं। जिस इंगेजमेंट का इन्होंने सोचा था और जो प्रोजेक्ट्स, जो डील्स इन्होंने सोची हुई थी, वो अभी तक क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पाई, इसको भी हम ज़रा देखते हैं। कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी ऑप्टिक्स, तस्वीरें खींची गई थी, एम्बेसीज का इफ्तिताह हुआ था, एक दूसरे के एम्बेसडर्स तैनात किए थे, लेकिन क्यों उस तरह की गर्म जोशी नहीं देखी जा रही। 7 सालों के बाद इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतनी ज़्यादा तस्वीरें खिंचाने और इतने ज़्यादा हाथ मिलाने के बाद भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कुछ पेचीदा मसाइल मौजूद हैं और बड़ी बड़ी दरारें हैं जिनको फिल करना आसान काम नहीं है। अभी भी इन दोनों ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट्स एक दूसरे को शक की निगाह से देखती हैं बहुत से एरियाज़ में, और इसलिए जो बड़े बड़े मुआहदे किए थे वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो पा रहे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। अब इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात में, वो ओवरऑल मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसकी ख़राबी इन दोनों मुल्कों को मज़ीद दूर करती है। जैसे 7 अक्टूबर से पहले जब ये मसला सारा नहीं शुरू हुआ था गज़ा के अंदर, तो उससे पहले आप देखें सऊदी अरब इसराइल की तरफ भी देख रहा था, सऊदी अरब ईरान से हाथ मिला चुका था और सऊदी अरेबिया हुसी से भी हाथ मिलाने वाला था। तो इतने बड़ी बड़ी डील्स की तरफ सऊदी अरब देख रहा था। अब जो हुसीज़ है ना, ये इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम तस्वुर किए जा रहे हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन। हुसीज़ की बात करें, यमन के अंसारुल्लाह की, तो उनको ईरान सपोर्ट करता है। एटलीस्ट जो बहुत से एनालिस्ट हैं, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका, ख़ुद ये सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सब समझते हैं कि ईरान इनको बड़ी मिकदार में असलहा प्रोवाइड करता है। और अब तो हिज़्बुल्लाह ने भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यमन की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनकी सफ़ों को ज्वाइन कर रही है। और यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि यमन के जो हुसीज़ हैं ये सऊदी अरेबिया पर भी हमले करते थे और जवाबन सऊदी अरेबिया ने भी बहुत से लोगों को मारा है यमन के अंदर, और इनडिस्क्रिमिनेट इन्होंने बॉम्बिंग की हुई है। वहाँ पर बहुत से घरों को तबाह किया हुआ है, बहुत सी पॉपुलेशन को भूख और अफलास से दोचार किया हुआ है। इन पर ब्लॉकेट्स लगाए हुए हैं, एयर स्पेस को बैन किया हुआ है, पोर्ट्स पर पाबंदी लगाई हुई है, और बदले में जो हुसीज़ थे वो इन पर हमले करते रहते थे। तो ये बहुत सी चीज़ें थीं जो सऊदी अरब और हुसीज़ दोनों चाह रहे थे कि हल हो। इससे दोनों पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और सब यही सोच रहे थे कि ईरान से अगर हाथ मिला लिया सऊदी अरेबिया ने तो बाद में इनके साथ तो ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगी, जो कि नज़र आ रहा था। इनकी बहुत सी मुलाकातें भी हुई थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद हमने देखा है नवंबर में हुसीज़ ने इन पर हमले शुरू कर दिए इत्तेहादी अफवाज पर, और इन्होंने कह दिया कि जी इज़राइल की तरफ जाने वाली हर शिप को हम टारगेट करेंगे। जब इन्होंने ये ऐलान किया तो अमेरिका ने एक इत्तेहाद बना लिया वेस्टर्न ममालिक पर मुश्तमिल, जिसमें सबसे पहले यूके ने इनका साथ दिया। इन्होंने यमन के अंदर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। वही अमेरिका बहादुर जो कि यमन वॉर से निकल चुका था 2019 के करीब, वो 2023 में वापस आ गया इस जंग में, और उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। अब अमेरिका ने सऊदी अरब को कहना शुरू कर दिया है, ये पिछले 3-4 माह से हमने वीडियोस भी बनाई हैं कि यार इस जंग में तुम पढ़ो, हमारा साथ दो, ये शरारती लोग हैं, ये खित्ते का अमन ख़राब कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया की ट्रेड ख़राब कर रहे हैं, पूरी दुनिया की जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए ये रास्ता लेना महाल हुआ है। तो आप अपना प्रेशर इस्तेमाल करें, आप उधर से इन पर अटैक करें, हम इधर से करते हैं, इनको आइए मिलकर रोकते हैं। सऊदी अरब यहाँ पे परेशान हो गया। सऊदी अरब ने कहा यार ये क्या मजाक है, हमने 7 साल की जंग को इतने 2 साल लगा के तो उसको ठंडा करने की कोशिश की और हम वापस उस जंग में जाएं। सऊदी अरब यहाँ पर कंफ्यूज और परेशान है, और इस वजह से उसके अब वापस ये हुसीज़ और ईरानियंस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी बुरी चीज़ है और ये तो भाइयों को भी लड़ा देती है। तो आप देखें जब ऐसे मसले हों, जब इकॉनमी के मसले हो, जब जंग के मसले हों, तब आपकी बड़ों से जो आपकी बनी होती है वो बिगड़ जाती है।
तो सऊदी अरब जो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है मिडल ईस्ट में, जो ये कॉन्फ्लिक्ट ताज़ा दम जो हमने इसका शुरुआत देखी है, जो एक रीन्यूड कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ है 7 अक्टूबर के बाद, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया के बहुत से प्लान्स बढ़ गए हैं, वो जिसे कहते हैं ना बीच में ही फंस गए हैं जो उन्होंने सोचा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। ये जो यमन में हुसीस का ग्रुप है, ये सऊदी अरब और ईरान को उस तरह करीब नहीं ला रहा जो इनके प्लान्स थे। और इसी तरह इनकी हुसीस के दरमियान भी जो निगोसिएशंस है, जो उनके साथ इनकी निगोसिएशंस हो रही थी, वो भी इस वक्त तातुल का शिकार हैं। और इन्होंने पीस डील करने का सोचा था इस साल के एंड में, पिछले साल के एंड में, दिसंबर में 2023, तो वो अभी तक पीस डील साइन नहीं हो पा रही, बल्कि हुसीस बीच में सऊदी अरब को धमकी लगा देते हैं कि आप अमेरिका के साथ ना जाना, हम आप पर हमले शुरू कर देंगे। अभी किसी हद तक हमलों में कमी है। ये तो सऊदी अरब में जो ऑयल पाइपलाइंस हैं उनको भी निशाना बनाते हैं, जो उनकी वाटर सप्लाईज हैं उनको भी निशाना बनाया हुआ है पास्ट में। तो सऊदी अरब को वो सारे डर हैं, वो बड़ा गहरे तरीके से देख रहे हैं। और सऊदी अरब ये भी देख रहा है कि ये प्रो फ़लस्तीन जो एक सेंटिमेंट है, उसकी वजह से यमन के अंदर हुसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और सऊदी बैक जो सारा सेटअप था वो बहुत वीक हो चुका हुआ है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा इनके साथ है। तो ये चीज़ सऊदी अरब के जो ऑप्शंस हैं उसको कॉम्प्लिकेट कर रही है और सऊदी अरेबिया बड़ी कन्फ्यूजन के साथ इस पूरे मामले को देख रहा है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा मसला आ रहा है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, कुछ ऑयल फील्ड्स हैं समंदर के अंदर। ये दौरा अराश गैस फील्ड्स हैं गल्फ़ के पानियों में, और यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं कुवैत, ईरान और सऊदी अरेबिया। और इन तीनों ममालिक के दरमियान आपस में कुछ इख्तलाफात हैं कि कौन कहाँ से ड्रिलिंग करेगा। सऊदी अरब ने तो कुवैत का साथ दिया हुआ है, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम दोनों की जो फील्ड्स हैं वो मुश्तरका होंगी। लेकिन यहाँ पर ईरान भी बहुत से एरिया पर क्लेम करता है और इनकी अक्सर झड़पें हो जाती हैं समंदर में। तो इस हवाले से भी दोनों ममालिक ने ये डिसाइड करना है कि पर्शियन गल्फ़ में ये जो ऑयल फील्ड्स हैं इन पर किसकी उजारादारी होगी, कितनी। इस हवाले से भी सऊदी अरब और ईरान जो जॉइंट मैकेनिज़्म बना रहे हैं, जो डिफरेंट मैटर्स पर इन्होंने टॉक्स करनी है, एक दूसरे से अपने मसलों को हल करना है, ये मसला भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और इसके अलावा जो सऊदी अरब समझता है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं इस पूरे रीजन में, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हमने पहले हुसीस की बात की, हुसीस के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह, इसके अलावा वो समझते हैं कि हमास को भी सपोर्ट करता है ईरान, और फिर इराक और सीरिया में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरब के ये ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट करते हैं इराक और सीरिया में जो ग्रुप्स हैं। तो सऊदी अरब ये भी चाहता है कि ईरान इनकी कार्रवाइयों को लिमिट करे, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि इसकी वजह से इनकी जो ऑपरेशंस है वो वसी होते हैं और इनका असर व रसूख बढ़ता है इस पूरे रीजन में। और ईरान की जो IRGC है वो इनको कंट्रोल करती है। तो ये IRGC के ये जो ऑपरेशंस हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के हवाले से, इससे ना सिर्फ इज़राइल और अमेरिका परेशान है, बल्कि सऊदी अरब भी इतना ज़्यादा इससे मुतमईन नहीं होता और उनको भी इससे मसले मसाइल होते हैं कि ये ग्रुप्स हैं इनकी सपोर्ट बंद करे ईरान। हालांकि हम देखें तो इस रीजन में इस वक्त जो हालात हुए हैं, बहुत से मुल्क बहुत से ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अपने कुछ ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान जिनको सपोर्ट करता है, भारत सपोर्ट करता है पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स को ज़्यादा। इसके अलावा सऊदी अरब की बात करें तो उन्होंने भी शाम और इराक और यमन वगैरह में अपने ग्रुपों को सपोर्ट किया है। इसी तरह ईरान का भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। अमेरिका बादर इतनी दूर से इस रीजन में बहुत से ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जबकि चाइना का स्टाइल हमने देखा है, चाइना ज़्यादा ये कोशिश करता है कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट है हम उससे बना कर रखें। जैसे इस वक्त अब देखें अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत है तालिबान की, तो चाइना उनसे बातचीत करता है कि जी अगर उनको कोई एक्सेस चाहिए अफ़गानिस्तान में या कोई बिज़नेस कोई इंटरेस्ट है तो वो उनसे डायरेक्ट बात करे। लेकिन बहुत से मुल्कों का तरीका ये होता है कि वो प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको पैसा देते हैं और कोई ना कोई किसी ना किसी आइडियोलॉजी की बेस पर, नेशनलिज्म की बेस पर, मज़हब की बेस पर वो उनको इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। यहाँ पर सऊदी अरब की ये भी कुछ कंसर्न्स हैं ईरान के साथ। सऊदी अरब को फ़ील होता है कि ईरानियन ग्रुप्स सऊदी अरब की सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और इसके साथ ही सऊदी अरब ये भी समझता है कि ये ग्रुप्स सऊदीज़ के जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं उनको भी कॉम्प्लिकेट करते हैं और फिर अमेरिका बादर सऊदी अरब पर प्रेशर डालता है।
अब ये हूसीस का मामला इसकी एक एग्जाम्पल है। दोनों मुल्कों की ख्वाहिश यही है कि इनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में बेहतरी आए। डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में बेहतरी आएगी जब बातचीत होगी, तब इनके इकनॉमिक एग्रीमेंट्स भी होंगे, ट्रेड डील्स में इजाफा होगा। लेकिन अभी डिप्लोमेटिक लेवल पर ही बहुत सी चीज़ें हैं जो इन दोनों ने हल करनी हैं, वो हल नहीं हो पा रही, और उसकी एक मेन रीज़न इस पूरे खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद जाकर इनकी डील्स होंगी, ट्रेड डील्स होंगी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तब जाकर इनके ताल्लुकात असल मानों में नॉर्मलाइज होंगे, जो कि अभी नहीं है। तो दोनों मुल्कों की ख्वाहिश यही है कि इकनॉमिक कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया जाए। इससे इन दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, स्ट्रेटेजिकली और इकनॉमिकली। ईरान को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पार्टनर मिल जाएगा। ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और ईरान यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया उनके साथ ट्रेड करे, जो कि नहीं कर पाती अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। आप देखें, इंडिया जब मंसूबा बनाता है चाबहार का, उधर से भी अमेरिका की धमकी आ जाती है। जब पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा बनाता है ईरान के साथ, वहाँ भी धमकी आ जाती है। तो ईरान बड़ा फंसा हुआ है। ईरान को नए नए बायर्स की ज़रूरत है, जैसे कि रूस और चाइना तो करते हैं, वो तो उन पर पाबंदियां लगती रहती हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया को आगे लेकर चलते हैं। वो इनकी सैंक्शंस की परवाह नहीं करते। तो यही चीज़ ईरानियंस चाहते हैं कि सऊदी अरब भी इनके साथ करे, कि सऊदी अरब भी इनके साथ किसी हद तक फ्री ट्रेड करे। पाकिस्तान के साथ भी यही चाहते हैं, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है सैंक्शंस के अंदर। ईरान को ये उम्मीद पैदा हुई है कि ब्रिक्स के अंदर जो दोनों ममालिक की शमूलियत हुई है, यहाँ से कुछ दरवाजे खुलेंगे ईरान के लिए। और अगर ब्रिक्स नई करेंसी निकाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सैंक्शंस ज़्यादा ममालिक को, या आपस में नई करेंसी के साथ आप ट्रेड कर सकेंगे, एक दूसरे को चीज़ें बेच सकेंगे अमेरिकन डॉलर से छुटकारा पा के। लेकिन अभी उसमें भी कुछ टाइम है। रातों रात ये डॉलर के सिस्टम को इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। इस वक्त दुनिया का जो सिस्टम बना हुआ है, ज़्यादातर जो ट्रेड है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो डॉलर में होती हैं। चाइना और रूस उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान उनके साथ है। इसलिए मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस पूरे मामले में सऊदी अरब और भारत का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये दो हैवी वेट्स हैं एशिया के। अमेरिका को किस हद तक गिराना है, इन दोनों मुल्कों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सऊदी अरेबिया और भारत। लेकिन सऊदी अरब और भारत अभी किसी हद तक रिलक्टेंट नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट्स है और ट्रेड है और जो कनेक्टिविटी है वो अमेरिका के साथ भी है, तो वो उसको अभी नाराज़ नहीं करना चाहते फ़ौरन। वो ब्रिक्स का पार्ट तो ज़रूर हैं, वो अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, वो तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अभी अमेरिका के साथ किए हुए मुआहदों को एक झटके में ख़त्म नहीं कर सकते, और वो इतनी आसानी से डॉलर को डिच नहीं कर सकते। सऊदी अरब और इंडिया दोनों में अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आजकल तो इन दोनों ममालिक के बिजनेसमैन भी वेस्ट में जाकर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो एक कोऑपरेशन है जो पुरानी है। नए सिलसिलों को बनाते हुए बड़ा वक्त लगता है, और फिलहाल सऊदी अरेबिया और भारत पुराने सिलसिलों में काफ़ी सेटल्ड नज़र आते हैं, और नए सिलसिले भी बढ़ाने के लिए वो आहिस्ता 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 चल रहे हैं। चाइना यहाँ पर चाहता है कि तेज़ तरक्की हो, रूस चाहता है कि तेज़ी से ब्रिक्स का निज़ाम फैले, और डेफिनेटली ईरान की भी यही ख्वाहिश है। तो मिडल ईस्ट की सिचुएशन, अमेरिका की हेजीमनी, ब्रिक्स का एक्सपैंड होना या ना होना, ये तीनों चीज़ें डिसाइड करेंगी ईरान और सऊदी अरेबिया के फ्यूचर के ताल्लुकात को, कि ये कहाँ तक आगे जाएंगे, किस हद तक अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको नियर फ्यूचर में ईरान और सऊदी अरेबिया पक्के दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये जो मसाइल मैंने बताए हैं, ब्रिक्स, अमेरिकन हेजीमनी, मिडल ईस्ट की सिचुएशन, ये इनको पक्का दोस्त कभी नहीं बनने देगी, और इनके दरमियान जो इख्तलाफात है वो इसी तरह मौजूद रहेंगे, और ये बहुत बेयर मिनिमम लेवल पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।